हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम अपने नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय समकालीन विश्व में लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो हमने जो अपलोड किए हैं उनमें हमने चिले और पोलैंड देश की बात की थी। चिले और पोलैंड देश में के बारे में हमने क्या पढ़ा था? चिले के पिनोशे शासन और पोलैंड के साम्यवादी शासन में काफ़ी अंतर पाया। चिले में सैनिक तानाशाह का राज था, जबकि पोलैंड में अपनी अपनी पार्टियों का राज था। पोलैंड की सरकार का दावा था कि वह मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रहा है और पिनोशे ने एक ऐसा कोई दावा नहीं किया। उसने खुलेआम बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया। इन असमानताओं के बावजूद भी दोनों में कुछ समानताएं थीं। क्या समानताएं थीं? दोनों में समानताएं ये थीं कि लोग अपने शासकों का चुनाव या उनमें बदलाव नहीं कर सकते थे और किसी को अपने विचार व्यक्त करने या संगठन बनाने या विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की आज़ादी नहीं थी। फिर आयंदे की चिले सरकार, बालेशा की पोलिश सरकार और मिशेल की चिले सरकार का जिक्र भी हमने पढ़ा है इस लेसन में। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया उनका भी आर्थिक और सामाजिक मामलों के प्रति नजरिया एक जैसा नहीं रहा है। आयंदे ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और निर्देशित ढंग से चलाना पसंद किया, जबकि बालेशा चाहते थे कि बाजार में सरकारी दखल ना हो। और मिशेल इस मामले में कुछ मध्य मार्गी रास्ता अपनाने वाली हैं, क्योंकि वो तीनों सरकारों की कुछ विशेषताएं समान चल रही थीं। तो इस प्रकार से लोकतंत्र क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे। लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार चुने। तो 2 विशेषताएं क्या हो गई कि लोकतंत्र की 2 विशेषताएं ये होती हैं कि जहां पर लोकतंत्र होता है वहां सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होना चाहिए। लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी मतलब अपनी बात को रखने का पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। संगठन बनाने और विरोध करने की आजादी भी होनी चाहिए। तो ये लोकतंत्र की 2 विशेषताएं हैं। अब आता है हमारा लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। बच्चों, आप अपनी पुस्तक में देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ कि जन विद्रोह ने फ्रांस में टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर पाई। पूरी 19वीं सदी भर फ्रांस में बार बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया और बार बार इसे बहाल किया गया, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा जरूर दे दी। यानी सब लोग, भले ही उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन दूसरे और यूरोप के देशों में बाकी जगह में लोकतंत्र के लिए उन्होंने संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर दे दी। सभी लोग तो सोचने लगे कि हम भी संघर्ष करेंगे और हर देश अपने अपने तरीके से संघर्ष करेगा। तो यहाँ पर जागरूक होना शुरू हो गए। इस प्रकार से ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को आजाद घोषित कर दिया था। अगले कुछ ही वर्षों में इन उपनिवेशों ने के साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी आधुनिक अमेरिका भी गठन किया। 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूरी दी, लेकिन इस व्यवस्था में भी मतदान का अधिकार पुरुषों तक ही सीमित था। यानी आप देख रहे हैं कि जब से हम लोग इस लेसन को पढ़ रहे हैं तब से आप लोग एक ही चीज देखे जा रहे हैं कि यहाँ पे औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। यूरोप में जो देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना रहे थे वो वोट देने की अनुमति नहीं दे रहे थे। अक्सर महिलाओं को वोट का अधिकार मिलता ही नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे देश में अश्वेतों को 1965 तक मतदान का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग सभी वयस्कों यानी औरतें हो या मर्द हो, अमीर हो या गरीब हो, श्वेत हो या अश्वेत हो, को मतदान का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहा जाता है।
अब समझ रहे हैं ना, सार्वभौम मताधिकार किसे कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे कि लोकतंत्र में जब औरतों, आदमियों को, अमीर गरीबों को, श्वेत अश्वेतों को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो जाए तो वो सार्वभौम मताधिकार कहलाता है। 1900 तक न्यूजीलैंड ही अकेला एक ऐसा देश था जहां पर वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त था। लेकिन अगर आप नक्शे पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि 20वीं सदी के शुरू में अनेक दूसरे देशों को भी लोकतांत्रिक बताया गया है। तब इन देशों में लोगों की एक बड़ी संख्या सरकार का चुनाव करती थी। आपकी बुक में ये चार्ट बना है जिसमें लिखा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कालक्रम, किस सन में कौन से देश को ये आज़ादी मिली। जैसे 1893 में न्यूजीलैंड को, 1917 में रूस को, 1918 में जर्मनी को। इस प्रकार से ये सारे देशों के नाम इसमें लिखे हुए हैं। 20वीं सदी के शुरू में अनेक दूसरे देशों को भी लोकतांत्रिक बताया गया। तब इन देशों में लोगों की एक बड़ी संख्या सरकार का चुनाव करती थी और इनमें अधिकतर लोग कौन होते थे? पुरुष होते थे। यहाँ अनेक तरह की राजनीतिक आज़ादी भी मिल गई थी। यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के यही देश आधुनिक लोकतंत्र का पहला समूह बनाते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है उपनिवेश का अंत। अब हम पहले ये जानते हैं कि उपनिवेशवाद होता क्या है। जब किसी समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र अपने विभिन्न फायदों के लिए किसी निर्बल राष्ट्र पर उसकी शक्ति पर अपना उपयोग करने लगे या अपना उपभोग करने लगे तो उसको उपनिवेश कहा जाता है। भारत ने 1947 में आज़ादी हासिल की और एक गुलाम देश से लोकतांत्रिक देश बनकर अपनी राह पर चल पड़ा। यहाँ आज तक लोकतंत्र बना हुआ है और फल फूल रहा है। उपनिवेश रहे अधिकांश दूसरे देशों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। पश्चिमी अफ्रीका के देश घाना एक देश का नाम है, का उदाहरण उपनिवेश रहे देशों के सामान्य अनुभवों को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। यह ब्रिटिश उपनिवेश था और तब इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। क्या नाम था इसका? गोल्ड कोस्ट। घाना का नाम पहले था गोल्ड कोस्ट। यह 1957 में आज़ाद हुआ। यह अफ्रीका के सबसे पहले आज़ादी पाने वाले देशों में एक था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आते हैं कि अफ्रीका का सबसे पहला देश कौन सा आज़ाद हुआ था तो आप लिखेंगे घाना। इससे अनेक अफ्रीकी देशों में आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। एक सुनार के पुत्र और शिक्षक रहे वामे एनक्रूमा ने देश की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद एनक्रूमा घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने। वे जवाहरलाल नेहरू के मित्र और अफ्रीका में लोकतंत्रवादियों के लिए एक प्रेरणा देने वाले पुरुष रहे। लेकिन उन्होंने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में घोषित कर दिया। जब पूरे समय के लिए कि हम ही हमेशा इस देश के राष्ट्रपति रहेंगे तो फिर क्या हुआ? आजीवन राष्ट्रपति की घोषणा जब उन्होंने की तो थोड़े समय बाद 1966 में सेना उनके विरोध में आ गई और उनका तख्ता पलट कर दिया। और लोकतंत्र की दिशा में अब और तेजी से सिलसिला जारी हुआ। 1990 के दशक में सोवियत संघ के बिखराव के साथ ही प्रक्रिया और तेज हुई, क्योंकि पोलैंड और दूसरे देश सोवियत नियंत्रण से बाहर हो गए थे। दूसरे देश जो थे वो नियंत्रण से बाहर हो गए और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई। आखिरकार क्या हुआ? 1991 में सोवियत संघ खुद भी बिखर गया और क्योंकि सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे, ये सभी स्वतंत्र देशों के रूप में सामने आ गए। इसी अवधि में 1990 के दशक में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। नेपाल के राजा ने अपने अनेक अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंपे और खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे। 1999 जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन कायम किया। 2005 में नेपाल में एक राजा की सरकार चुनी गई, उसको फिर बर्खास्त कर दिया। पिछले कुछ दशकों में लोगों को दी गई राजनीतिक आज़ादी को समाप्त कर दिया गया।
2006 में फिर लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय हुई। राजा को संसद की बैठक बुलानी पड़ी और संसद ने राजा की शक्तियों को घटाकर उसे सिर्फ नाम मात्र का शासक बना दिया। लेकिन 2008 में पाकिस्तान फिर से लोकतांत्रिक बना और नेपाल राजाशाही को खत्म करने के बाद एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। ऐसा ही एक देश है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था। 1948 में यह औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ और इसे लोकतंत्र को अपनाया। लेकिन 1962 में सेना ने फिर तख्ता पलट कर दिया, लोकतंत्र का अंत हुआ। 1990 में लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव कराए गए। आंग सान सू ची की अगुवाई वाले नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते, पर म्यांमार के फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी। उन्होंने क्या किया? सूची को लोकतंत्र समर्थकों नेताओं के समेत जेल में डाल दिया, उन्हें घर में नजरबंद कर दिया। म्यांमार की फौजी सरकार की जातियों से तंग आकर वहां 6 से 10 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया और दूसरी जगह पर जाकर शरण ले ली। नजरबंदी की सजा झेलने के बाद भी सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा। उनके अनुसार बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहां से लोगों का विश्व समुदाय के स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का संघर्ष है। अंत में उनके नेतृत्व में NLD ने 2015 के ऐतिहासिक चुनाव लड़े और एक लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित किया। इस प्रकार से हम अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं। 2015 में चुनाव होने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ। 2016 में फिर से चुनाव कराए गए और नई पार्लियामेंट का गठन किया गया। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।